हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो यूपी बोर्ड कक्षा 12 के बच्चों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में देख सकते हैं आपका ये हिंदी का पेपर 2022 का है। अगर आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हैं तो आपको बोर्ड एग्जाम में हिंदी की कॉपी कैसे लिखना है बहुत ही बेस्ट तरीका बताऊंगा। आज की वीडियो बस लाइक कर देना है, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर लेना है, क्योंकि आपको यहाँ पे हिंदी इंग्लिश सारे सब्जेक्ट की बेस्ट तैयारी कराया जा रहा है। देख सकते हैं अगर आपका पेपर है 16 फरवरी को हिंदी का, अगर आपका पेपर है 16 फरवरी को तो ऐसा ही आएगा आपका हिंदी का पेपर 2023 का। मतलब सेम ऐसा ही एकदम मॉडल सेट रहेगा। आपको इसमें से ज्यादा क्वेश्चन भी सेम टू सेम फंसे हुए मिलेंगे। और बोर्ड एग्जाम में कैसे आपको लिखना है कॉपी, एक एक चीज एक एक स्टेप आपको अच्छे से बताएंगे, ताकि आप सभी बच्चों से टॉपर मतलब अच्छा यूनिक आपकी कॉपी होगी और सबसे ज्यादा नंबर आपका आएगा। देख सकते हैं कि ये अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेते हैं इस वीडियो के माध्यम से तो आप 95% अचीव कर सकते हैं, पक्का कर सकते हैं। देखिए बोर्ड कॉपी ऐसे लिखने पर आप 95 नंबर भी ला सकते हैं, एकदम पक्का आएगा। जो तरीका इस वीडियो में जेन्युइन तरीका बताने जा रहा हूं, तो वीडियो को लाइक शेयर कर देना है, बस छोटा सा आपको यही कार्य करना है। अब देखिए इसमें जो है आपको मैं बताने चल रहा हूं, ये पेपर है 2022 का 302 DU कोड का, ठीक है ना। आपको ऐसा ही पेपर आएगा 2023 का, सेम ऐसा ही रहेगा। आपको अच्छे से तैयारी बस कर लेना है। इसका सोल्यूशन बताएंगे, एक एक चीज बताएंगे। 2022 सामान्य हिंदी लिखा है ना, ये सामान्य हिंदी के बच्चों के लिए है। इसके बाद समय 3 घंटे 15 मिनट, सेम जैसे बोर्ड एग्जाम में मिलता है सेम वही है। पूर्णांक जो है 100 नंबर का। इसके बाद यहाँ पे आप देख रहे हैं नोट दिया गया, इसको अच्छे से पहले पढ़ना है कि प्रारंभ की 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित किया जाता है। इतना क्लियर है ना। अब निर्देश दिया, यहाँ पे निर्देश में क्या लिखा, फर्स्ट नंबर की संपूर्ण प्रश्न पत्र 2 भागों में खंड क में तथा खंड ख में विभाजित है। ये जो प्रश्न पत्र रहेगा आपका पेपर, ये 2 भाग में डिवाइड रहेगा, खंड क और खंड ख के रूप में, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्नों को करना है, एक भी छोड़ना की बात नहीं इसमें। देखिए सबसे पहला जो खंड है ये खंड क है, यहीं से स्टार्ट हो रहा है आपका पेपर और यहीं से क्वेश्चंस बताएंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपका, देखिए वो एक बच्चा ने गलती भी टिक कर दिया है, लेकिन आपको समझना है सही आंसर क्या होगा। देखिए इसकी तैयारी करके आप अच्छा नंबर भी ला सकते हैं इस पेपर से। पहला नंबर क्वेश्चन की पंडित प्रताप नारायण मिश्र जो है द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है। तो यहाँ पे देखिए संपादित पत्रिका बताना है, तो उनके द्वारा नारायण मिश्र द्वारा कौन सी संपादित पत्रिका है, तो ब्राह्मण है। इसमें जो तीसरा ऑप्शन है ये सही है, ये वाला पहला जो ऑप्शन है गलती लगा है, लेकिन इसमें सही ऑप्शन क्या होगा, ब्राह्मण होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसको कॉपी में कैसे लिखना है, चलिए अब तरीका समझिए। इसके बाद देखिए पहले तो आपको लिखना है खंड क लिखेंगे, पहला खंड करेंगे ना क, तो पहले खंड क लिखेंगे, अंडरलाइन कर देना है अच्छे से। तब इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे ऐसे, ठीक है, फिर अंडरलाइन कर दीजिए। इसमें आपको प्रश्न संख्या पहला कर रहे हैं तो प्रश्न संख्या पहला लिखेंगे इस तरीके से। अब देखिए पहला का क कर रहे हैं तो पहला का क कौन सबसे सही है, तीसरा। पहला का क का तीसरा सही है, तो कैसे लिखेंगे, पहला का तो यहाँ पे डाल दिए, क नंबर का तीसरा सही है तो तीसरा, और विकल्प उतार देना है बस। इसी तरीके से पांचों क्वेश्चन जो ऑप्शन वाले हैं कर लेंगे, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे देखिए रामचंद्र शुक्ल जी की रचना है। रामचंद्र शुक्ल ने कौन सी रचना रची है, इसमें साहित्य लोचन, साहित्य सहचर, त्रिवेणी या आलोचक की आस्था। तो यहाँ पे तीसरा ऑप्शन जो है ये सही है, त्रिवेणी हो जाएगा। तो यहाँ पे पहला का ख का तीसरा सही है, पहला का ख का तीसरा सही है, त्रिवेणी, ठीक है ना। इस तरीके से आप लिख लेंगे। ग नंबर देखिए कि कर्मभूमि किस विधा की रचना है। कर्मभूमि जो है उपन्यास विधा की रचना है, पहला ऑप्शन ही सही है इसमें। तो आपको ग नंबर का पहला सही है, उपन्यास लिखेंगे इस तरीके से साफ साफ लिखिएगा, ओके। इसके बाद घ नंबर भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक कौन है, तो जैनेन्द्र कुमार जी हैं। भाग्य और पुरुषार्थ के लेखक जैनेन्द्र कुमार जी हैं। पहला के घ का पहला सही है, पहला का घ का पहला जैनेन्द्र कुमार, इस तरीके से लिख लेंगे। इसके बाद यहाँ पे अंग नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है, तो 4 ऑप्शन हैं, इसमें से चारों पढ़ेंगे कि कौन सी होगी। कवि वचन सुधा होगा, उचित वक्ता होगा, या भारत मित्र या सरस्वती। तो महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा संपादित पत्रिका आपकी सरस्वती पत्रिका है, उन्हीं ने इसको क्या किया था, रचा था। तो यहाँ पे चौथा ऑप्शन सही हो रहा है, अंग का चौथा सरस्वती, ठीक है ना। आप 5 क्वेश्चन कर लिए ना। अब इसके बाद दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, ये पद साहित्य से आपका क्वेश्चन आएगा पेपर में, दूसरा नंबर, ओके। इसमें देखिए दूसरा का क लिख रहा है इसमें कि पद्मावत जो है का रचना काल हुआ था, किस सन में हुआ था,
पद्मावत जो है तो ये आपको भक्ति काल में देखने को मिलेगा। ये भक्ति काल में इसकी रचना की गई थी। तो ये दूसरा का क का दूसरा ऑप्शन सही है, भक्ति काल। देखिए इस तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, एक एक चीज हम समझा रहे हैं ताकि आप बेस्ट ऑफ एग्जाम मतलब बेस्ट जाए आपका एग्जाम। ओके, प्रश्नोत्तर संख्या 2 नंबर ऐसे डाल लेंगे। अब इसके बाद दूसरा का क का दूसरा सही था भक्ति काल, देख रहे हैं ना, भक्ति काल ऐसे साफ साफ लिख लेंगे ना, तो लिख लेंगे भक्ति काल। अब देखिए इसके बाद इसमें अगला क्वेश्चन क्या है, ख नंबर, सरोज स्मृति के रचयिता कौन है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, जयशंकर प्रसाद, महादेव वर्मा, अज्ञे जी। तो सरोज स्मृति के रचयिता हमारे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, यानी कि पहला ऑप्शन सही है। देखिए इसमें डालेंगे ख नंबर, दूसरा का ख का पहला सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, इस तरीके से लिख लेंगे ना सारे क्वेश्चंस। ग नंबर, निम्नलिखित कवियों में कौन छयवादी कवि नहीं है? पेपर में आपको पूछेगा कवि नहीं है तो नागार्जुन, ये जो पहला ऑप्शन है ये सही है, नागार्जुन ये आपके छयवादी कवि में नहीं आते हैं। ग नंबर का पहला नागार्जुन ऐसे लिख लेंगे। ओके, इसके बाद यहाँ पे निम्नलिखित में से रीति काल के किस कवि ने वीर रस में रचना की है? वीर रस में रचना की है ये पूछा है, तो घनानंद हो जाएगा, पद्माकर हो जाएगा, यहाँ पे बिहारी लाल, यहाँ पे भूषण। तो ये जो दूसरा ऑप्शन सही है गलती लगा है यहाँ पे, इसका आंसर ये नहीं होगा। तो ये रीति काल में कवि वीर रस की रचना की है तो वो भूषण होगा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? चौथा होगा, तो चौथा ऑप्शन सही जाएगा। यहाँ पे दूसरा का घ का चौथा, दूसरा के घ का चौथा भूषण, ठीक है ना। अब चलेंगे एक और क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इसके बाद गद्यांश सॉल्व करना सिखाएंगे बहुत ही बेस्ट तरीके से, ठीक है ना। दूसरा के अंग नंबर देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखा गया है इसमें कि तार सप्तक के संपादक थे, तार सप्तक के संपादक अज्ञे जी थे, ये पहला ही ऑप्शन सही है, तो इसमें अज्ञे हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। दूसरा का अंग का पहला सही है, तो यहाँ पे देखिए दूसरा का अंग के पहला अज्ञे, इस तरीके से लिख लेंगे। तो इस तरीके से 5 नंबर इस पे मिल जाएगा और पहला क्वेश्चन पे 5 नंबर, टोटल आपके कितने नंबर बन गए? तो आप समझ ही रहे हैं कि 5 5 10 नंबर की तैयारी आपने कर लिया है। अब चलिए गद्यांश को मैं सॉल्व करना सिखाता हूं, कैसे सॉल्व करना है गद्यांश, ठीक है ना। तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा गया है कि दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें ये क्वेश्चन 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन आएंगे, 10 नंबर का रहेगा, ठीक है ना। क्या लिखा है इसमें कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के ने तादात्म्य में प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इसलिए इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। इसके बाद देखिए, जन का संततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। तो आपको यहाँ पे मालूम चल गया कि किस चैप्टर से इसको दिया गया है। तो राष्ट्र के स्वरूप जो है इस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है। इसके राइटर कौन है राष्ट्र के स्वरूप के? तो डॉक्टर वासुदेव सर अग्रवाल जी हैं। तो ये आपने 2 नंबर का काम कर लिया। कब? जब इसके चैप्टर का, इस गद्यांश के चैप्टर का नाम जान गए और इस चैप्टर के राइटर के नाम जान गए, तो आपका कितने नंबर क्लियर होते हैं? 2 नंबर। चलिए क्वेश्चन पढ़ लीजिए इसमें कि पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम लिखिए। तो बोर्ड एग्जाम में आपको सबसे पहले गद्यांश हल करने का तरीका बताता हूं। देखिए इसमें 2 गद्यांश दिए रहेंगे, एक मेन में और एक अथवा में। यहाँ पे अथवा में भी दिया है कि भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है, जो आपको आसान लगे उसमें से कोई एक करिएगा, ठीक है ना। तो मैं पहला ही बता देता हूं, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले बोर्ड एग्जाम में आपको संकेत डालना है। जैसे गद्यांश कर रहे हैं तो प्रश्नोत्तर संख्या 3 लिखेंगे, इस तरीके से अंडरलाइन कर लीजिएगा। इसके बाद संकेत यहाँ पे डाल लेना है। संकेत यहाँ पे थोड़ा सा मैं मिस्टेक कर दिया हूं, एक ही में मिल गया है, लेकिन आप अलग डालिएगा इस तरीके से। संकेत डालने के बाद संकेत में क्या लिखते हैं? देखिए शुरू से 2-3 शब्द लिख देंगे और बीच में डॉट डॉट का चिन्ह लिख के लास्ट में से थोड़ा सा यहां से उठा करके लिख देंगे। जैसे कि जन का प्रवाह लिखे ना, तो जन का प्रवाह लिख के डॉट डॉट कर दिए, लास्ट में करना होता है लिखे ना, तो ये है करना होता है। क्यों लिखते हैं? देखिए लिखने का मतलब मेन मकसद क्या है? 2 गद्यांश इसमें दिया है ना, तो कोई एक कर रहे हैं तो आपको मतलब ये एग्जामिनर जो है वो होगा कॉपी जो चेक करने वाला, वो समझ जाएगा कि बच्चा कौन सा गद्यांश किया है, इसलिए संकेत डालते हैं। तो यहाँ पे संकेत में ये डाल सकते हैं या ये कोई जो करिएगा, इसलिए संकेत डाल दिए। इसके बाद आप क्या करेंगे? पहला क्वेश्चन कर रहे हैं, पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन कर रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन पाठ का शीर्षक, शीर्षक का मतलब होता है पाठ का नाम,
और पाठ के लेखक का नाम भी कह रहा है। तो पाठ का शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप लिख लेंगे इस तरीके से ना, बेस्ट तरीका से। इसके बाद पाठ का लेखक कौन है इसके, तो वासुदेव अग्रवाल जी। तो आपने 2 नंबर का काम यहाँ पे क्लियर कर लिया। ओके, अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, आपको मैं एक एक क्वेश्चन तरीके से बता रहा हूं। इस तरीके से अगर आप लिख लेते हैं तो आप एकदम हिंदी में 95 अचीव कर सकते हैं। तो जितने भी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, प्यारा से एक लाइक कमेंट करके बताइए किस तरीके की वीडियो चाहिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 2 इसका, जन का प्रवाह आशय लिखिए। कह रहा है कि जन का प्रवाह का मतलब क्या होता है, इसका मतलब आप लिखिए। तो यहाँ पे देखिए इसका उत्तर लिखेंगे 2 नंबर का, कि जन का प्रवाह आशय यह है कि जन का प्रवाह अनंत होता है। जन का मतलब होता है लोग, लोगों का प्रवाह आना जाना इस दुनिया में लगा है। तो देखिए इसका प्रवाह अनंतहीन है, मतलब ये कभी मतलब खत्म नहीं होने वाला है, ये आते जाते रहेंगे लोग। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है। भूमि के साथ, ये तीसरा प्रश्न कह रहा है कि भूमि के साथ किसने तादात्म्य प्राप्त किया है। तो इसको देखिए यहाँ पे लिखेंगे 3 नंबर का, यहाँ पे क्या लिखेंगे कि सहस्त्रों वर्षों से, सहस्त्रों वर्षों का मतलब बहुत समय पहले से, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। ये हो जाएगा इसका आंसर। अब यहाँ पे भी 2 नंबर क्लियर होता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 4 नंबर, जन का जीवन किस तरह है। जन का जीवन, जन मतलब लोगों का जीवन किस तरह है यहाँ पर। तो यहाँ पे 4 नंबर लिखेंगे, देखिए कि जन का जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। मतलब कि आज है और कल आगे बढ़ता जा रहा है, नदी जैसे जल बह रहा है वैसे ही लोगों का आना जाना लगा है। यही हो जाएगा इसका आंसर। यहाँ पे क्या लिखा है 5 नंबर, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। अब देखिए रेखांकित अंश क्या होता है, यहाँ पे देखिए गद्यांश यही हल कर रहे हैं ना, कि जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। यहाँ तक है इसका अंडरलाइन। तो इसका अंडरलाइन जितने दूरी में किया है, इस वाक्य का भाव क्या है, अर्थ क्या है, उसी को रेखांकित अंश की व्याख्या कहते हैं। चलिए, तो इसका जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया, इसका अर्थ लिखेंगे। यहाँ पे पहले लिखेंगे हेडिंग, क्या लिखेंगे कि रेखांकित अंश की व्याख्या, कि किसी भी राष्ट्र में निवास करने वाले व्यक्तियों की श्रृंखला कभी टूटती नहीं, मतलब कभी टूटती नहीं। हजारों वर्षों से राष्ट्र के लोग इसी प्रवाह से गुजरते हुए अपने आप को राष्ट्र के साथ तादात्म्य में स्थापित करते हैं। तो ये हो जाएगा इसका क्या, तो इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। तो आपने इसको अच्छे से तैयारी कर लिया तो आपका कितना नंबर मिल जाएगा, 10 नंबर मिलेगा, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे तो अथवा वाला आप कर ही लीजिएगा, कोई एक एक मैं सॉल्व करा रहा हूँ इस पेपर का, तो आप इसको सोल्यूशन कर लीजिएगा इसका। ओके, अब देखिए भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। संस्कृत परंपरा से निस्तृत होने पर भी परिवर्तनशील और गतिशील है। उसकी गति विज्ञान की प्रगति के साथ जोड़ी जाती है। वैज्ञानिक आविष्कारों के प्रभाव के कारण अद्भुत नई संस्कृति की हलचलों को शाब्दिक रूप देने के लिए भाषा के परंपरागत प्रयोग पर्याप्त नहीं है। इसके लिए नए प्रयोग की नई भावनाओं योजनाओं व्यक्त करने के लिए नए शब्दों की खोज की महानता आवश्यक है। जैसे ही इस गद्यांश को आपने पढ़ा, आपको मालूम चल गया होगा कि किस चैप्टर से और इस चैप्टर के राइटर कौन है। तो भाषा आधुनिकता, ये भाषा आधुनिकता वाला जो चैप्टर है, इस चैप्टर से इस गद्यांश को दिया गया है और इसके राइटर प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी हैं। तो ये 2 नंबर का काम यहां से क्लियर होता है। भाषा किसका अटूट अंग है, तो भाषा स्वयं संस्कृत का एक अटूट अंग है। इसका आंसर इसी में छिपा है, आप लोग इसका सोल्यूशन कर लीजिएगा। इसके बाद आगे चलेंगे, यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर 4, ये आपका पद्यांश कहलाता है और ये भी 10 नंबर का आता है। ओके, चलिए पढ़ते हैं कि दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिएगा। ओके देखिए, दुख की पिछली रजनी बीच विकसता सुख का नवल प्रभात, एक पर्दा यह जीना नील छिपाए हैं जिसमें सुखगात, जिसे तुम समझे हो अभिशाप, जगत की ज्वालाओं का मूल, इसका वह रहस्य वरदान, कभी मत जाओ इसको भूल। तो ये आप करिए, या यहाँ पे अथवा में भी क्वेश्चन दिया है कि सुख भोग खोजने आते सब, आए तुम करने सत्य खोज, जग की मिट्टी के पुतले जन, तुम आत्मा के मन में मनोज। तो जो भी करना चाहते दोनों में से कोई एक करेंगे। तो देखिए मैं एक बता देता हूं,
देखिए इसमें तो गद्यांश में मैंने पहला बताया था, लेकिन जो पद्यांश इसमें मैं अथवा वाला बता देता हूं, ताकि आप बोर्ड एग्जाम में अगर अथवा वाला आएगा तो आप उसको प्रश्नोत्तर संख्या डाल के कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए इसका बता देता हूं कि सुख भोग खोजते आते, तो इसका पहले क्या करना है, प्रश्नोत्तर संख्या डालेंगे इस तरीके से। प्रश्नोत्तर संख्या 4 अथवा लिख देंगे, क्योंकि आप अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अथवा ऐसे लिख देंगे, ठीक है ना। अब संकेत भी डाल देंगे कि सुख भोग, यहाँ पे सुख भोग लिख देंगे, लास्ट में बीच बीच में डॉट डॉट करके का सरोज, इस तरीके से लिख देंगे। क्लियर हो गया ना। अब लिखेंगे इसका क्या, तो इसका संदर्भ लिखेंगे, जो भी कह रहा है इसमें वही लिखेंगे। प्रश्न में कह रहा है पहला कि कवि और कविता का शीर्षक लिखिए, तो ये नौका विहार चैप्टर से शीर्षक से लिया गया है। इसके राइटर सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पहला नंबर कवि का नाम सुमित्रा नंदन पंत, शीर्षक का मतलब पाठ का नाम बापू के प्रीत, इसके हो जाएंगे राइटर। तो ये भी उसी में चैप्टर में का है ये आप पद्यांश, तो इसमें देखिए लिख देंगे इस तरीके से, 2 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। क्लियर हो गया। आगे प्रश्न पूछा इसमें कि मानव नश्वर संसार में आकर किसकी खोज करता है। मानव जो है मनुष्य नश्वर संसार, इस संसार में आकर की किस चीज की खोज करता है, तो यहाँ पे इसका उत्तर लिखेंगे। देखिए दूसरा नंबर कि मानव नश्वर संसार में आकर सुख की खोज करता है, सुख भोगने की खोज करता है, ठीक है ना। इसके बाद इसमें क्वेश्चन पूछा है कि मनुष्य क्या है, मनुष्य क्या है, इस तीसरे में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि मनुष्य, देखिए यहाँ पे तीसरा नंबर कि मनुष्य जग की मिट्टी का पुतला है। मनुष्य जो है इस संसार का एक मिट्टी का पुतला है, कुछ दिन के बाद ये मिट्टी में फिर मिल जाएगा, वही भाव है इसका। यहाँ पे 4 नंबर सत्य की खोज करने कौन आया है, मतलब सत्य की खोज करने कौन आया, तो यहाँ पे उत्तर लिखेंगे सत्य की खोज करने बापू आए। कौन है, बापू जी। यहाँ पे 4 हो जाएगा प्रश्न। यहाँ पे 5वां देखिए, रेखांकित पंक्ति की व्याख्या कीजिए। रेखांकित पंक्ति कौन सी है, तो यहाँ पे किया है 2 लाइन, मतलब कि पशुता का पंकज बना दिया और तुमने मानवता का सरोज, तो ये 2 लाइन का बस रेखांकित अंश की व्याख्या कर देना है। चलिए देखिए इसको कैसे लिखेंगे। देखिए यहाँ पे हेडिंग लगा लेंगे पहले, रेखांकित अंश की व्याख्या, ठीक है ना। ऐसे ही लिखिएगा, एकदम बढ़िया नंबर आएगा। हिंदी में लिखेंगे इसका कि वह पशुता की कीचड़ से उत्पन्न कमल, देखिए कमलवत था, तुमने उस मानवीयता रूपी निर्मल जल वाले सरोवर से उत्पन्न कमल बना दिया। अर्थात कहने का मतलब कि तुमने भौतिकवादी मनुष्य को अत्यवादी, यहाँ पे अध्यावादी कहेंगे, अध्यावादी बना दिया। तो ये हो जाएगा इसका रेखांकित अंश की व्याख्या। 2 नंबर इस पर भी क्लियर। यानी कि टोटल आपने 5 क्वेश्चंस किया इस पद्यांश का, कितने नंबर बने, 10 नंबर बन गए। तो ये गद्यांश पद्यांश बढ़िया से पढ़कर जाना, और लिखने का तरीका तो देख ही रहे हैं कैसे लिखना है, ऐसे ही। आगे चलिए प्रश्न नंबर आगे बढ़ेंगे 5 नंबर पे। 5 नंबर क्वेश्चन इसमें क्या पूछा गया है, देखिए ऐसा ही बोर्ड एग्जाम का पेपर आएगा आपका 2023 का या फ्यूचर बोर्ड एग्जाम का। 5 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित, 5 का क है इसमें और 5 का ख, 2 मिलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रकृतियां का उल्लेख कीजिए। अब देखिए 80 शब्दों में लिखना है, ये भी ध्यान रखना है। और ये 5 नंबर का जीवन परिचय आएगा ये लेखक का। पहला है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी, तीसरा है डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। तो इस तीनों में से किसी एक का जीवन परिचय आप लिखेंगे। कैसे लिखेंगे देखिए ध्यान से। देखिए इसमें पहले नंबर को ही बता देता हूं, यानी कि पहला डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय लिखना होगा, तो आप कैसे लिखेंगे चलिए ध्यान से देखिए। यहाँ पे सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या लिखेंगे इस तरीके से, प्रश्नोत्तर संख्या 5। 5 का क का पहला ऑप्शन कर रहे हैं, कौन सा, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के बारे में जीवन परिचय। तो यहाँ पे लिख लेंगे, आपको ऊपर लिखेंगे पहले हजारी प्रसाद द्विवेदी लिख लीजिएगा, मैं छोड़ दिया हूं यहाँ पे, काला पेन से लिख लीजिएगा, तब जाके यहाँ पे जीवन परिचय लिखेंगे। हेडिंग जीवन परिचय इस तरीके से बनाएंगे, और तब जाकर के यहाँ पे लिखेंगे कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, यहाँ पे लिखेंगे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी। यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसको ब्लैक पेन से आप लिखिएगा ताकि एग्जामिनर समझ सके कि अच्छा से लिखें। तो ये देखिए मैं हाईलाइट कर दिया हूं इसको। तो देखिए हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म सन 1907 ईस्वी में बलिया जिले के दुबे के छपरा, यहाँ पे देखिए दुबे के छपरा, यहाँ पे लिखा है नामक ग्राम में हुआ था। तो इतना लिख लेंगे, और जो जन्म का सन है उसको थोड़ा काला पेन से लिखिएगा। अब देखिए इसके बाद यहाँ पे हो गया
इसके बाद देखिए उनके पिता, यहाँ पे उनके पिताजी का नाम लिखा है श्री अनमोल द्विवेदी। उनके पिताजी का नाम क्या था? श्री अनमोल द्विवेदी था। अब इतना हो जाएगा ना। इसके बाद आपको बोर्ड एग्जाम में इस हाइलाइटर का प्रयोग नहीं करना है, बस ब्लैक पेन से लिख दीजिएगा। अब देखिए ज्योतिषी और संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। क्या थे? संस्कृत के भी प्रकांड विद्वान थे। इसके बाद देखिए अब यहां से अतः इन्होंने संस्कृत साहित्य और ज्योतिष की शिक्षा अधिकार में प्राप्त हुए। अब यहाँ पे काशी जानकर इन्होंने ज्योतिष ज्ञान प्राप्त किया। क्या किया? ज्योतिष ज्ञान भी प्राप्त किया है, ज्ञान प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष विकास विश्वविख्यात मतलब पूरे विश्व के लोग जानते हैं संस्था ज्ञान यहाँ पे शांति निकेतन में हुआ। वहां ये 11 वर्ष तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में भी कार्य करते रहे। सन 1949 लिखा है ना, सन 1949, इसको हाईलाइट कर रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, लेकिन आपको ब्लैक पेन से बोर्ड एग्जाम में लिखना है बस। सन 1949 ईस्वी में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिटी की उपाधि से तथा सन 1957, यहाँ पे देखिए सन 1957 है, ये सन 1957 में भारत सरकार ने यहाँ पे देखिए मतलब पद्मभूषण, यहाँ पे पद्मभूषण की, इसके बाद यहाँ से आगे समझिए कि उपाधि से मतलब कि विभूषित किया, सम्मानित किया कह सकते हैं। इन्होंने यहाँ पे देखिए इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय और पंजाब विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष पद पर कार्य किया तथा उत्तर प्रदेश सरकार की हिंदी मतलब ग्रंथ यहाँ पे कहेंगे अकादमी के अध्यक्ष रहे। अब देखिए तत्पश्चात ये हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग के सभापति भी रहे। अब देखिए 19 मई, अब यहाँ पे क्या लिखा है, इसको हाईलाइट कर दूं थोड़ा ताकि आपको समझाने में अच्छा रहे। यहाँ पे हाईलाइट कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा है, 19 मई 1979 ईस्वी को यह मतलब वियोधावृद्ध साहित्यकार समरणता के कारण स्वर्ग सुधार गए, यानी कि उनका मृत्यु हो गया। तो जन्म सन, पिताजी के, माताजी के नाम, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या किया है, ये चीजें इंपॉर्टेंट होता है जीवन परिचय में। आगे देखिएगा, आगे इसमें क्या है, साहित्यिक परिचय। अगर इस साहित्यिक परिचय छोड़ देते हैं तो 2 नंबर कट जाएगा, तो साहित्यिक परिचय जरूर हेडिंग डाल के लिखिएगा। क्या लिखेंगे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्य के प्रख्यात निबंधकार, इतिहास लेखक, अन्वेषक। अब यहाँ पे देखिए अन्वेषक के बाद से आलोचक, संपादक तथा उपन्यास के अतिरिक्त कुशल वक्ता और सफल अध्यापक भी थे, ठीक है ना। द्विवेदी जी के साहित्य सेवाओं डीलिटी, पद्मभूषण और मंगला प्रसाद पारितोषिक से सम्मानित भी किया गया है। तो इतना लिख लेंगे इनकी साहित्यिक परिचय। इनके कुछ रचनाएं भी लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, एकदम फुल नंबर मिलेगा, एक भी नंबर कटने का चांस नहीं बनेगा। यहाँ पे देखिए रचनाएं में लिखेंगे कि निबंध संग्रह इनका, कि देखिए यहाँ पे निबंध संग्रह में लिख देंगे सहचर हो जाएगा। यहाँ पे ये वाला निबंध संग्रह नीचे लिख दिया हूं, सहचर। आलोचना साहित्य हो जाएगा, सूरदास, कबीरदास साहित्य, ये हो जाएगा। आगे देखिए इतिहास में इनका लिखेंगे कि हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य। हो गया ना, इतना आपको अच्छे से लिख लेना है। इसके बाद थोड़ा सा उपन्यास भी हेडिंग डाल के लिख देंगे कि बाण भट्ट की आत्मकथा, पुनर्नवा और चंद्र चारुलेख, ये हो जाएगा इसका उपन्यास। इसके बाद हम यहाँ पे आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ध्यान से देखिए आप लोग कितना हार्ड वर्क के साथ इसको लिखा गया है। तो आप लोग का कर्तव्य बनता है कि इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्यारा सा अपना एक लाइक दे दीजिए, चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को घंटी दबा लीजिए ताकि आपको डेली ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देखने को मिले और आप हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री में अच्छा स्कोर कर सकें। यहाँ पे ख नंबर देखिए 5 का, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख कृतियों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए इसमें अधिकतम शब्द का सीमा जो है 80 शब्दों में इसको लिखना है। अब देखिए 5 नंबर का ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। मैथिली शरण गुप्त जी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध जी, महादेव वर्मा, तो किसी एक के बारे में आपको लिखना है, तो इसलिए आप इसमें से कोई एक ही लिखेंगे। चलिए मैं यहाँ पे बता देता हूँ महादेव वर्मा जी के जीवन परिचय, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या
5 का ख तीसरे नंबर पे है, तो यहाँ पे तीसरा नंबर डालेंगे। जैसे कि दिख रहा है ना महादेव वर्मा, ये तीसरे नंबर पे, तो ये हेडिंग डालेंगे। आप लोग इस तरीके से डालेंगे, तब जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे, तब से लिखना प्रारंभ करेंगे। चलिए देखिए, इसमें पहले जीवन परिचय हेडिंग डालेंगे कि महादेव वर्मा जी का जन्म फर्रुखाबाद के एक शिक्षित यानी कायस्थ परिवार में सन यहाँ पे 1907 है, सन 1907 यहाँ पे लिख लीजिएगा ईस्वी में। अब देखिए होलिका दहन के दिन हुआ था। किस दिन? होलिका दहन के दिन हुआ था। आगे देखिए, इनके पिता श्री गोविंद प्रसाद वर्मा अब देखिए भागलपुर के कॉलेज में प्रधानाचार्य थे। इनकी माता हेमरानी परमा विदुषी धार्मिक महिला एवं नाना ब्रज है ना, नाना ब्रज भाषा के एक अच्छे कवि भी थे। महादेव वर्मा पर इन सभी का प्रभाव पड़ा और लिखा है ना यहाँ पे देखिए अनंत, और के बाद से अनंत वे एक प्रसिद्ध कवित्री के रूप में प्रसिद्ध हुई। इनकी प्रारंभिक शिक्षा और इन्होंने अब देखिए शिक्षा इंदौर में और उच्च शिक्षा प्रयाग में यानी प्रयाग में हुआ। आगे देखिए इसमें संस्कृत लिखा ना, संस्कृत से MA उत्तीर्ण करने के बाद ये प्रयाग महिला विद्यापीठ 9 वर्ष की, यहाँ पर देखिए 9 वर्ष की उम्र में ही अब देखिए मतलब कि इनका निधन हो गया। अब देखिए मतलब हो गया। भारत के राष्ट्रपति से इन्होंने पद्म भूषण की उपाधि प्राप्त की और इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से इन्हें यहाँ पर देखिए शेकरसिया पुरस्कार तथा मंगला प्रसाद पारितोषिक भी मिला। यमा रचना पर इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आगे देखिए थोड़ा सा और इनके बारे में लिखेंगे, तो अब जाकर के इनकी साहित्यिक रचनाएं भी लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए 11 सितंबर 1987 ये इनका मृत्यु सन है। मैं मृत्यु सन यहाँ पे बता रहा हूँ, अच्छे से हाईलाइट कर दे रहा हूँ। 11 सितंबर सन 1987 को इस महान लेखिका का स्वर्गवास हो गया, यानी कि मृत्यु हो गई। तो इतना लिख लेंगे। अब लिखेंगे साहित्यिक सेवाएं हेडिंग डालिएगा। तब से क्या लिखेंगे अच्छे से देखिए कि श्रीमती महादेव वर्मा का मुख्य रचना क्षेत्र काव्य है। मुख्य रचना क्या है? क्षेत्र काव्य है। इनके काव्य में वेदना के प्रधानता और काव्य के अतिरिक्त इनकी बहुत सारी गद्य रचनाएं हैं। चांद पत्रिका का संपादक करके इन्होंने नारी को अपनी स्वतंत्रता एवं अधिकारों के प्रति सजग किया। तो ये हो जाएगा साहित्यिक सेवाएं। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे प्रमुख रचना पढ़ेंगे। इनके प्रमुख रचना क्या है देखिए, हेडिंग डाल लेंगे इससे प्रमुख रचना। इसके बाद क्या लिखेंगे देखिए, यहाँ पे प्रमुख रचनाएं में यहाँ पे निहार हो जाएगा इनकी प्रमुख रचना। इसके बाद रश्मि हो जाएगा, इसके बाद नीरजा हो जाएगा, इसके बाद यहाँ पे देखिए सांधगीत हो जाएगा, इसके बाद दीप शिखा हो जाएगा, इसके बाद यमा हो जाएगा। तो ये सभी हैं रचनाएं। तो ये सारे रचनाएं को अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। इंपॉर्टेंट से रचनाएं सभी दिए गए हैं। ठीक है, इसके बाद इनकी साहित्य में स्थान क्या है, साहित्य में स्थान भी अच्छे से पढ़िए कि निष्कर्ष रूप से महादेव वर्मा जी वर्तमान हिंदी कविता की सर्वश्रेष्ठ गीतकार हैं। इनके भाव पक्ष और कला पक्ष दोनों ही अति पुष्ट हैं, मतलब बहुत ही मजबूत हैं। तो ये हो जाएगा इनकी साहित्यिक मतलब कि साहित्य में स्थान कंप्लीट हुआ इनका जीवन परिचय कवि का। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न में क्या है, 6 नंबर। यहाँ पे 6 नंबर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि पंच लाइट अथवा बहादुर कहानी की कथा वस्तु का सार लिखिए। अधिकतम शब्द का सीमा जो है 80 शब्द में लिखना है। तो यहाँ पे आप अथवा में भी दिया, जो आप करना चाहें कर सकते हैं। ध्रुव यात्रा की कहानी का उद्देश्य भी लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए मैं कोई एक बता देता हूँ, पंचलाइट या बहादुर पर। ठीक है, देखिए पंचलाइट के बारे में बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे पंचलाइट यहाँ पे लिखा है ना पंचलाइट, इसके बारे में कहानी का कथा वस्तु का सार बता देता हूँ। ये 5 नंबर का आएगा, 6 नंबर वाला क्वेश्चन। यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 6 डालेंगे इस तरीके से। ठीक है ना, प्रश्नोत्तर संख्या 6 पंचलाइट टॉप में हेडिंग डालिएगा। इसमें क्या लिखना है, ये कहानी है, अच्छे से पढ़ लीजिए, बहुत ही अच्छी है कि पंचलाइट रेणु जी की आंचलिक कहानी है। कहानी में बिहार के एक
पिछड़े गांव के परिवेश का सुंदर चित्रण प्रस्तुत किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए महता टोली में अशिक्षित लोग हैं। महता एक टोली है बिहार में, उसमें ज्यादा लोग अधिकतर अशिक्षित हैं, अनपढ़। अब देखिए उन्होंने रामनवमी के मेले से पेट्रोमैक्स खरीदा। पेट्रोमैक्स पहले चलता था जो कि लालटेन की तरह होता था, उसमें एक लैंप होता था सफेद, जलाया जाता था, तो वही पेट्रोमैक्स है। ठीक है, पेट्रोमैक्स खरीदा जिसे वे पंच लाइट कहते हैं। ठीक है, पंच लाइट को ये सीधे साधे लोग समान की चीजें समझते हैं, मतलब बहुत ही नॉर्मल समझते हैं। पंच लाइट को देखने के लिए टोली के सभी बालक, औरत और मर्द इकट्ठे हो जाते हैं कि क्या चीज है, इसलिए इकट्ठे होते हैं। देखिए सरदार, यहाँ पे लिखा सरदार अपनी पत्नी को आदेश देता है कि शुभ कार्य को करने से पहले वह पूजा पाठ का प्रबंध कर ले। सभी उत्साहित हैं कि परंतु समस्या उठती है कि पंच लाइट जलाएगा आखिर कौन। ठीक है, इसके बाद आखिर जलाएगा कौन, यहाँ पे देखिए समझिए इस कहानी को, ऐसे ही बना करके अच्छे से लिख देना है, आपको एकदम अच्छा नंबर मिलेगा। सीधे साधे लोग पेट्रोमैक्स को जलाना भी नहीं जानते, मतलब वहां के जो लोग थे अनपढ़ थे और पेट्रोमैक्स जलाना भी नहीं जानते थे। इस टोली में गोधन नाम का एक युवक था, मतलब बालक था। गांव की मुनरी नामक एक युवती से प्रेम करता है, वो प्रेम करता है। मुनरी की मां ने पंचों से गोधन की शिकायत की थी कि वह उसके घर के सामने से गाना गाकर निकलता है, इस कारण पंचों ने उसे जाति से निकाल रखा है। अब देखिए मुनरी को पता है कि गोधन पंच लाइट जला सकता है, वह चतुराई से पंचों तक यह बात बता देती है। पंच गोधन को दोबारा जाति में शामिल कर लेता है। अब देखिए मुनरी की मां यानी कि गुलरी काकी प्रसन्न होकर गोधन को शाम के भोजन का निमंत्रण कर देती है, यानी कि बुला देती है। अब पंच भी अधिक उत्साहित होकर गोधन को वह कह देते हैं कि तुम्हारा सात सात खून माफ, यानी खूब गाओ सलीम का गाना। पंच लाइट की रोशनी में लोग भजन कीर्तन करते हैं। आगे देखिए कहानी का कथानक सजीव है। इस कहानी में आंचलिक जीवन का सजीव झांकी प्रस्तुत किया गया है। इसी तरीके से आपको बोर्ड एग्जाम में लिखना है, मतलब कि आपको बताया जा रहा है कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी ऐसे ही लिखेंगे तो आपको फुल नंबर एकदम कोई नहीं रोकेगा, तो ऐसे ही तैयारी करते रहना है। इस अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं फिर से। 6 नंबर हो गया, 7 नंबर ये क्वेश्चन जो है आप देख रहे हैं, ये सबके जिले में अलग अलग प्रश्न आता है। आप जिस जिले से हैं आप कमेंट करिए कि आप इस जिले से हैं, उस जिले के लिए 7 नंबर क्वेश्चन अलग अलग तरह का आता है। ठीक है ना, आपके सर बताए होंगे कोचिंग वगैरह जो भी जहां पढ़ते हैं कि ये जो है जिला वाइज क्वेश्चन आता है। आप किस जिले से कमेंट में कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। इसके बाद जो है ये जो है खंड ख, अब देखिए इसमें खंड ख जो है संस्कृत से आता है। खंड ख लिखा है ना यहाँ पे, खंड ख स्टार्ट होगा यहाँ से। नया आपका व्याकरण से क्वेश्चंस, ये संस्कृत का गद्यांश रहेगा, यहाँ पे संस्कृत का श्लोक रहेगा। इसके बाद यहाँ पे व्याकरण से क्वेश्चन रहेंगे। तो इसका वीडियो नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर आ रहे हैं, पूरा ग्रामर का सेक्शन का। अगर आप चाहते हैं कि सेकेंड वीडियो आज ही है तो इस वीडियो को लाइक कर देना है, 1000 कम से कम लाइक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगली वीडियो जैसे ही लाऊंगा तो आपको सबसे पहले देखने को मिले और अच्छे से तैयारी आप कर ले ताकि बोर्ड एग्जाम में अच्छा नंबर पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।